ये ट्रैवल सीरीज़ है बद्रीनाथ यात्रा की, जिसमें हरिद्वार से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से तुंगनाथ तक के पूरे रास्ते को मैंने अकेले ही एक्सप्लोर किया है, वो भी एक स्कूटी पर। ये पहला एपिसोड है। पूरी सीरीज़ देख लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं साहिल और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं अपने लिए एक सोलो ट्रिप प्लान कर रहा था और पिछले महीने मैं अपने पहले सोलो ट्रिप पर गया था बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और वहाँ का मेरे इस ट्रैवल का, मेरे सफ़र का एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार भी रहा। यहाँ थोड़ी सी ट्रेजेडी भी हुई मेरे साथ, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि मैंने अपने लिए जो सोलो ट्रिप प्लान की थी वो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल भी रहा और मज़ा भी आया। तो जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप लोगों को भी एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। तो देर नहीं करते हुए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। अपने सफ़र में ज़रूरत की सारी चीज़ों को अपने इस बैकपैक में पैक करके मैं निकल पड़ा अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए रांची रेलवे स्टेशन, अपने होम टाउन से और रांची से, और जहां मुझे ट्रेन पकड़नी थी आनंद विहार के लिए। तो मैं ट्रेन में बैठ गया और दिल सपनों से भरा था लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि पहली बार सोलो ट्रिप पर निकला था, वो भी पहाड़ों पर। मन में ये ख्याल आ रहा था कि क्या मैं सब कुछ अकेला मैनेज कर पाऊँगा। फिर ये सोचा कि यार और भी लोग तो सोलो ट्रैवल करते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। और फिर दिल्ली पहुंचकर मेरे साथ ये हुआ। यार ट्रेन ने देर कर दिया, पूरे 2 घंटे लेट, और 2 घंटे बाद मेरी थी न्यू दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन। वो अब निकलने वाली होगी, वहाँ से पहुँच नहीं पाऊँगा देखते हैं, बस से जाना पड़ेगा। चलो। फिर मुझे वंदे भारत ट्रेन दिखी, जिसे मैंने लाइफ में पहली बार देखा, और पता चला कि ये ट्रेन हरिद्वार जाएगी, लेकिन ट्रेन की सारी सीटें फुल हो चुकी थी। फिर मैं निकला वहाँ से मेट्रो लेने को, ताकि मैं दिल्ली बस स्टैंड से कोई बस पकड़ सकूँ। तो अभी बस रुकी है हमारी मुजफ्फरनगर बस स्टैंड में, और मैं खा रहा हूँ इस वक्त स्वीट कॉर्न चाट मसाला। बाकी नज़ारे बस स्टैंड है काफ़ी खूबसूरत सा, बिल्कुल लगे देखने में कि लग्जरी है। मैं पहुंच गया करीब 10 बजे मैं पहुंचा हरिद्वार, और फिर वहाँ से मैंने अपनी जो स्कूटी बुक कर रखी थी वो उठाई और निकल गया रूम ढूंढने के लिए। बहरहाल रूम ढूंढते ढूंढते मुझे 11 बज गए और हरिद्वार की इतनी भीड़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो बड़ा मुश्किल है, रूम मिलना बड़ा मुश्किल है, और काफ़ी महंगे भी मिल रहे थे इस वजह से, क्योंकि वहाँ रूम्स अवेलेबल भी नहीं थे और पीक सीज़न चल रहा होता है पूरे के पूरे अक्टूबर नवंबर तक हरिद्वार में। तो रूम मुझे मिला और इतनी थकान थी मेरी कि मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें नज़र आ रही थी, एक तो खाना और नहा कर सोना। तो ये सब कुछ हुआ, मैं नहा कर खा कर सो गया। करीब 1 बज गया मुझे सोते सोते, और फिर मुझे हरिद्वार में गंगा स्नान करके मुझे निकलना था हरिद्वार से जोशीमठ के लिए। अब आगे, और फिर जब सुबह उठा तो देखा कि बारिश हो रही है, और वैसे ही भीगते हुए बारिश में मैं गया हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए। तो दोस्तों बारिश हो रही है और मैं पहुंच गया हूँ हर की पौड़ी। ये रहा हर की पौड़ी। कहते हैं 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के हर की पौड़ी के गंगा स्नान से करनी चाहिए, जिससे आपकी यात्रा और भी सुखद और सुफलदायी होती है। गंगा मैया में स्नान करके ऐसा लगा जैसे मन के कई सारे बोझ एक साथ उतर गए हों।
मन से। और फिर मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की हरिद्वार से जोशीमठ के लिए, जहाँ मुझे एक रात स्टे करना था। अब हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी थी करीब 80-85 किलोमीटर की, और मुझे पता चला था कि ये दूरी करीब 7 से 8 घंटे में हो जाती है तय। तो मैंने डिसाइड किया था कि आराम से जाऊंगा, बहुत ही आराम से, पूरे रास्ते का मज़ा लेते हुए, पहाड़ों का मज़ा लेते हुए, मौसम का, हर चीज़ का मज़ा लेते हुए, वीडियो फ़ोटोज़ बनाते हुए जाऊंगा। अब यहाँ पर आप जो ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये है हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में एक छोटा सा जंगल है, जहाँ पर आपको जंगल सफारी भी होती है, और बड़ी खुशबूदार पेड़ थे ये सारे। देखिए क्रेज़, यहाँ गर्मी पूरी है, अच्छी खासी गर्मी है यहाँ ऋषिकेश में, हरिद्वार में। और बरसात तो शुरू हो चुका है, मौसम मानसून का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इतने जाम हो रहे, ट्रैफिक जाम, क्योंकि लोगों का घूमना फिरना। हाँ, टूरिस्ट की भीड़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि रोड जाम है, बहुत लंबी जाम है। जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा कि यहाँ जगह जगह पर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पॉइंट्स हैं, जो कि बंजी जंपिंग, वाटर राफ्टिंग जैसे एक्टिविटीज़ कराती हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ मेरी एक्साइटमेंट लेवल भी और हाई होती जा रही थी। पहाड़ों पर ये बादल, नदियों पर बादलों की चादर बिछती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए जगह जगह पर मैं रुक रुक कर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाता जा रहा था। मैं इस गाड़ी का ठीक पीछे चल रहा था, और ऊपर से ये पहाड़ से ये जो चट्टान छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, ये ऊपर आपको बकरी दिख रहे हैं, ये बकरी जब चढ़ रहे थे ऊपर, उनके चलने की वजह से ऊपर से छोटे छोटे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, और उन्हीं की वजह से ये एक्सीडेंट अभी हुआ है। उस ट्रैवलर ने मारी है धक्का, इस वैगनार को धक्का मारी है उसने, और ये देखो आप, इस तरह का खतरा होता है पहाड़ों पर दोस्तों। यार हो तो बस इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर आप बड़े ध्यान से चलाओ गाड़ी। वो देखो, वो साले बकरी। इन खुली हुई घाटियों का, इन खूबसूरत नज़ारों का जो मज़ा मुझे टू व्हीलर पर आ रहा था, वो मज़ा मुझे किसी बस या किसी फोर व्हीलर कार वगैरह में नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने इस सफ़र को किसी टू व्हीलर स्कूटी पर ही करूँगा, जो कि आरामदायक भी था, मज़ेदार भी था, खूबसूरत भी था। इस सफ़र का पूरा मज़ा मैंने लिया था, इसलिए मुझ जैसे बाइक लवर्स के लिए दो पहियों के रोमांच को, उन सरसराती हवाओं को महसूस करने के लिए ज़रूरी था किसी टू व्हीलर का मेरे साथ होना इस सफ़र में। तो एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। जर्नी शुरू हुई थी हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद आया नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग के बाद मैं पहुंचा जोशीमठ। अभी भी जोशीमठ यहाँ से 206 किलोमीटर दूर है। तो वो जो मटमैले कलर की जो नदी आ रही है, वो है अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ से होकर आ रही है, और ये है भागीरथी नदी, जो कि टिहरी डैम और गंगोत्री धाम से आ रही है। इन दोनों का संगम इस जगह पे देवप्रयाग में होता है, और यहाँ से ये गंगा नदी बन जाती है। तो मैं पहुँच गया हूँ धारी देवी मंदिर के पास, और ये धारी देवी मंदिर बना है अलकनंदा नदी पर, जो कि स्थित है रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में। अब एक ख़ास बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। धारी देवी को उत्तराखंड के संरक्षक के रूप में माना जाता है, और उन्हें
चार धाम यात्रा के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। पर अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से 16 जून 2013 को धारी देवी को उनके मूल स्थान से पूरे मंदिर के साथ उठाकर 611 मीटर की हाइट पर रख दिया गया। इस इंसिडेंट की वजह से कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में प्रलय आ गई। इसलिए जितने भी लोकल्स हैं यहाँ के डिवोटीज़ या बिलीवर्स हैं, उनका मानना है कि 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो प्रलय आई थी वो धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की वजह से ही आई थी। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इस बात का मैं सम्मान भी करता हूँ। वैसे इस मंदिर में माता धारी का अपर हाफ है और जो बाकी का लोअर हाफ है मूर्ति का, वो कालीमठ मंदिर में स्थित है, गुप्त काशी में। यहाँ की दो कॉमन बातें आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ की सड़कें काफ़ी नई और खूबसूरत हैं, और दूसरी आम के पेड़ फलों से पूरी तरह से लदे हुए थे। आम बिल्कुल लग रहा है कि अभी भी छोटे छोटे ही हैं। ये है कर्णप्रयाग। कितना अच्छा खासा बसा हुआ है यहाँ, बाकी कहीं इतना आबादी नहीं दिखा जितना यहाँ दिख रहा है। पूरे रास्ते आराम से चलने की वजह से मैं पूरे के पूरे 2-2.5 घंटे लेट था। और अब जो आप वीडियो देखने वाले हो वो शाम के 6:30 बजे की वीडियो है, जो कि लास्ट फुटेज है, जिसके बाद मैंने शूट करना बंद कर दिया। और मुझे एहसास हो गया कि मैं अभी भी करीब 60-65 किलोमीटर दूर हूँ जोशीमठ से। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती, अंधेरे में मुझे गाड़ी चलानी थी। लेकिन हिम्मत जुटाई, उस अंधेरे और उस सन्नाटे को चीरते हुए कैसे भी करके मैं जोशीमठ पहुँच गया। तो दोस्तों, मैं हूँ GMVN के गेस्ट हाउस में इस वक्त, और रात में मैं इसी जगह स्टे किया था। ये GMVN का जो गेस्ट हाउस है उसका डॉर्मेट्री सेक्शन है। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छा खासा। तो ये रहा GMVN का वो ज्योति टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ मैंने रात में स्टे किया है। ये जोशीमठ में है, और इसके आसपास का नज़ारा आप देखिए कितना खूबसूरत है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, सुबह के 6 इस वक्त बज रहे हैं, और इन पहाड़ों में थोड़ी दूर दूर की पहाड़ियों पर आपको हल्के हल्के बर्फ़ दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी स्पेस है यहाँ पार्किंग के लिए भी, और काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। और यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ बद्रीनाथ के लिए। करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। सुबह के 6 बज रहे हैं इस वक्त, और वहाँ पहुँचने में कम से कम तो मेरे को लगता है 7:30-8 बज जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। वीडियो में आगे आपको किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक के बजाय मैंने अपने रॉ वॉइस से कुछ सॉन्ग्स गाए थे यात्रा के दौरान, वही सुनने को मिलेंगे। तो शायद आपको पसंद भी जे तू अखत में आका जलवे, तू बादल ते मैं बारिश वे, तू दीवाना ते पागल वे सोहणिया सोहणिया। जे तू जन्नत ते मैं तारा वे, तू लहर ते मैं किनारा वे, जे तू आधा ते मैं सारा वे सोहणिया सोहणिया। तू जहाँ है मैं वहाँ, तेरे बिन मैं हूँ ही क्या, तेरे बिन चेहरे से मेरे उड़ जाए रंग वे। तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे, दुनिया तो क्या चीज़ है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। पेट्रोल पंप है ना भैया खुला?
तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। इस पूरी जर्नी में अकेले रास्तों की फुटेज ही 30 GB से ज़्यादा की है। अब चूँकि इस मानसून वाले मौसम में पहाड़ों को इतने अच्छे से डेकोरेट किया है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया इन लम्हों को कैमरे में कैद करने से। इट्स लाइक ए पेंटर ने पहाड़ों की पेंटिंग बनाई हो और खूबसूरती हर तरफ बिखेर दी हो, एंड एवरी मोमेंट इट इज़ चेंज। ये है विष्णुप्रयाग, जहाँ से जो कि ये रोड जाता है बद्रीनाथ और गोविंद घाट के लिए, और गोविंद घाट से फिर वहाँ से राइट टर्न लेना होता है अगर आपको हेमकुंड साहिब या फ्लावर्स ऑफ वैली जाना हो। वैसे आप इस नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत, और ऊपर का नज़ारा और देखिए और भी खूबसूरत है। हाँ, अभी मेरी एक लोकल से बात हुई। मैंने पूछा कि ये पानी इतना मटमैला क्यों है, तो उन्होंने बताया कि आज ही सुबह यहाँ बादल फटा है। ओके, और सड़क का ये हाल, लैंडस्लाइड होते रहते हैं हर वक्त इन पहाड़ों से। सामने रास्ता जाता है, ये जाता है बद्रीनाथ, और ये जो राइट साइड गालीचे की ओर जा रहा रास्ता ये जाता है बाबा हेमकुंड साहिब की ओर और वैली ऑफ फ्लावर की ओर। पर मुझे तो फिलहाल जाना है बद्रीनाथ, इस वक्त मैं निकल रहा हूँ। आगे अब तुम हकीकत बन के हो, ये दर्द है जो तेरे, तू कर दे उनको मेरे, मेरी हर दुआ में तू पर हकीकत सारी की सारी मेरी है तू, याद मेरे आए जब पलकों के नीचे, ये दर्द है जो तेरे, तू कर दे उनको। तो ये है विष्णुप्रयाग में विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पूरे के पूरे बद्रीनाथ में सप्लाई होती है। दूर हो के भी पास मेरे हो,
सपनों से आगे अब तुम हकीकत बन चुके हो, दूर हो के भी पास मेरे हो। सपनों से आगे अब तुम हकीकत बन चुके हो। ये दर्द है जो तेरे तो कर दे उनको मेरे, मेरी हर दुआ में तू पर हकीकत में कहाँ। सारी की सारी मेरी है तू, तुझको कभी तुम हमेशा, हर वो लम्हा जिसमें तुम हो वो मेरी जिंदगी हो। याद रखना तुम जब जब नींद न आए, मेरी याद सताए मुझे दिल से पुकारे। एहसास बन के तेरे पास रहूंगा, बस मुझको ढूंढ लेना। जैसे जैसे मैं बद्रीनाथ के करीब पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे बादलों से और बर्फ़ की चादरों से पहाड़ों की खूबसूरती बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर बढ़ती ही जा रही। हलचल हुई जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ तेरी ओर हुआ। हलचल हुई जरा शोर हुआ। ज़रा ध्यान से पहाड़ों पर इन सरसराती हवाओं को गौर से सुनिए। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हनुमान चट्टी। ये बद्रीनाथ से मात्र 10 किलोमीटर पहले है करीब करीब। और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, जय श्री हनुमान जी की।
दोस्तों, शायद ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने काल यवन को अपने पीछे दौड़ाकर शायद इस गुफा के पास लाया था, जहाँ पर काल यवन ने उन्हें उनका एक प्रिय और नया नाम दिया था, रणछोड़। और ये जगह बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। सामने जो रोड जाती है ये जा रही है बद्रीनाथ की ओर, और ये जो राइट साइड मिल रही है ये जा रही है माना गांव की ओर, जो कि उत्तराखंड का पहला गांव कह लो या आखिरी गांव कह लो। और फिर फाइनली मैं ठीक 9:30 बजे बद्रीनाथ पहुंच गया अपने GMVN गेस्ट हाउस में, जो कि बद्रीनाथ से करीब आधे किलोमीटर दूर थी। और कुछ इस तरह के रास्तों से होकर मैं यहाँ पहुँचा और गेस्ट हाउस कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये है यात्री निवास बद्रीनाथ का GMVN का जो गेस्ट हाउस है। यहाँ केवल और केवल डॉर्मेट्री ही मिलती है। इस वक्त 9:30 बज गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ आपको इस तरह का मेन्यू मिलता है। ब्रेकफास्ट, लंच, टी 20 रुपये का, मैगी 70 का, प्लस GST इसमें 5% इंक्लूड होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर 700 रुपये का बेड मिलता है, जो कि डॉर्मेट्री है यहाँ। और यहाँ से करीब 700 मीटर की दूरी पर बद्रीनाथ टेम्पल है। अब ये है बद्रीनाथ में स्थित GMVN का यात्री निवास गेस्ट हाउस, जिसके डॉर्मेट्री सिस्टम कुछ इस तरह से हैं। हर एक बेड पर 2 सीढ़ीनुमा बेड हैं। और यहाँ सामने ही आपको गेट के बाहर नज़ारा देखने को मिलता है, बड़ा ही खूबसूरत सा। पहाड़ों पर बर्फ़ है, बादल बहुत अच्छे तरीके से छाए हुए बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। जय बद्री विशाल की। तो मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ मंदिर के ठीक 100 मीटर पहले, और यहाँ से ये मार्केट शुरू होता है, जिसके बाद लेफ्ट साइड में मंदिर स्थापित है। और यहाँ से राइट साइड में जय बद्रीनाथ की वो रही मंदिर। अच्छी खासी भीड़ है।